हेलो दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सब वर्णमाला और स्वर को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा। सबसे पहले हम सब CDP को शुरू किए थे, फिर हमने EVS को स्टार्ट किया। आज हम सब हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम सब जितने भी सब्जेक्ट शुरू किए हैं दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को हम सब सिलेबस वाइज, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब क्लास को शुरुआत किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध कराएंगे, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा। आज की क्लास जो हम सब कवर कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहले समझते हैं व्याकरण। व्याकरण कहते किसे हैं, पहले इस पर चर्चा हो जाए। हम सब व्याकरण को बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं करेंगे, हम सब समझने का प्रयास करेंगे आपके वर्णमाला और स्वर किसे कहते हैं। लेकिन एक भूमिका बनाना जरूरी है कि हम वर्ड कहाँ से निकालेंगे, वर्ड किसके अंतर्गत आएगा। इसीलिए हम सब व्याकरण को थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। कह रहे हैं कि व्याकरण वह शाखा है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, व्याकरण कहेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हम सब शुद्ध बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जिसका कोई अर्थ ना निकले ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपका व्याकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। जो चीज़ आप शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, वही आपका व्याकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत आते कौन कौन से शब्द हैं उसको समझते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, जैसे स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। जाहिर से है दोस्तों कि अगर हम सब कुछ लिखेंगे तो वर्ड की सहायता से लिखेंगे। कोई शब्द लिखेंगे तो वर्ड को मिला के ही शब्द बनाएंगे, कुछ बोलेंगे तो फिर वर्ड शब्द वाक्य का ही प्रयोग करेंगे। वही कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत हम सब वर्ड शब्द वाक्य जैसे स्वरूप का इनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। अब इसमें वर्ड आया है तो दोस्तों हम सब सबसे पहले वर्ड को समझेंगे, फिर इसी से हम सब कनेक्ट कर देंगे वर्णमाला। सबसे पहले हम सब वर्ड को समझ लेते हैं। वर्ड कहते किसे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, जिसका खंड ना किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ड कहेंगे। दोस्तों कहने का सीधा तात्पर्य है ऐसा वर्ड दोस्तों जिसके हम खंड ना किए जाएं, टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम वर्ड कहेंगे। अगर हम कोई शब्द लें, जैसे मोहन है दोस्तों, मोहन को अगर हम बांटेंगे तो इसे हम 3 खंडों में बांट सकते हैं, लेकिन यह आपका वर्ड नहीं कहलाएगा मोहन। इसमें जो आपका सिंगल म आएगा, आपका म, यह म जो है आपका वर्ड कहलाएगा, क्योंकि ये सिंगल है। अब आप म के टुकड़े आप नहीं कर सकते, इसीलिए म जो है आपका वर्ड के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से जिस भी वर्ड का आप खंड न कर पाए वह आपका शब्द वर्ड के अंतर्गत आएगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब वर्ड को समझ लिए, अब हम सब यहाँ से वर्णमाला को समझेंगे, फिर आगे हम सब बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि वर्णमाला वर्ड के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, जिसे हम स्वर कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे दोस्तों, वर्ड के क्रमबद्ध समूह को, जैसे आपका क ख ग घ अंगा, यह आपके वर्ड कहलाएंगे। क अलग हो गया, ख अलग हो गया, ग अलग हो गया, घ अलग हो गया, यह आपके वर्ड के अंतर्गत आएंगे। इनके जो क्रमबद्ध समूह को हम सब क्या कहेंगे दोस्तों, वर्णमाला कहेंगे। कह रहे हैं कि यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्णमाला कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम सब समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कहेंगे किसे, अब अगर वर्णमाला की हम सब बात करें तो इसमें इन्होंने बताया कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम सब समझ लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत आपके स्वर कौन हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं,
यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें यही पूछ लेता है कि कौन से आपके अंतस्थ व्यंजन है, कौन अस्वस्थ व्यंजन है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको आप नोट जरूर करिएगा। जो आपके स्वर आते हैं 11 स्वर हैं, जिसमें आपका हो गया आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ओ, रे ए बड़े, फिर ओ और औ, यह आपका स्वर हो गए। ये 11 आपके स्वर हो गए। इसमें अभी और आप देखेंगे एक होता है अंग। अभी आप सोचेंगे अंग कहा गया, कहा गया, तो उसे हम स्वर के अंतर्गत नहीं रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे उस पर हम आगे देखते हैं। अंग को दोस्तों हम सब अयोग वाह कहते हैं। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन यहीं से ज़्यादा होता है कि स्वर में ये भी लिख देगा, तो इसे आप समझिए पढ़ा जाता है स्वर के अंतर्गत, लेकिन ये स्वर होता नहीं है, इसे हम सब अयोग वाह के अंतर्गत रखते हैं अंग अ को। बाकी आपका जो है अ आ इ उ रे और ए ऐ उ औ, यह आपका 11 स्वर हैं। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं जो आपके 25 अस्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। 25 आपके अस्पर्श व्यंजन हैं, इसको हम समझते हैं। ये जो आपका क ख ग घ ङ आपका स्पर्श व्यंजन का आएगा, च छ ज झ ञ स्पर्श व्यंजन ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ है। यह आपका 25 स्पर्श व्यंजन है। आगे हम सब देखते हैं आपका जो, अब यहाँ पे हम सब जब 25 स्पर्श व्यंजन तक कवर कर लिया, ऐसा तो है नहीं अब आपका वर्णमाला यहीं पे ख़त्म हो गया, अभी और कुछ शब्द बचते हैं, और जो शब्द बचते हैं वो हम किसके अंतर्गत रखते हैं उसको समझते हैं। यह आपका हो गया य र ल व, ये जो होता है आपका 4 अंतस्थ व्यंजन है। आपका य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है। यही आपका य र ल व। आगे है दोस्तों उसम व्यंजन। उसम व्यंजन की संख्या भी दोस्तों 4 ही होती है, जिसमें आपका श हो गया, स और है। यह आपका 4 उसम व्यंजन है। और इसमें दोस्तों आपका 4 संयुक्त व्यंजन है, छ त्रंग ज्ञ और स्र। यह आपका 4 संयुक्त व्यंजन है, और आपका ढ और ढ द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन बनता है ज़्यादा से यहीं से बन जाता है। उस व्यंजन पूछता है, अंतस्थ व्यंजन पूछता है, संयुक्त व्यंजन पूछता है, द्विगुण व्यंजन पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है। स्पर्श व्यंजन बच्चों को पता होगा, क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन स्वर पता होगा, लेकिन जो बच्चों कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतस्थ व्यंजन में हो जाते हैं, जो य र ल व है, उस व्यंजन हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन में हो जाते हैं, द्विगुण व्यंजन में हो जाते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा कि आपके कौन से अक्षर किस श्रेणी में रखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि कुल कितने वर्ड हो गए, आपके 52 वर्ड हो गए, जिनमें से 11 आपके स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे आप इसको अगर काउंट करिएगा, ये आपके 52 अक्षर आएंगे। 52 में आपके 11 स्वर हो गए और 33 आपके व्यंजन हो गए। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम सब समझते हैं स्वर। स्वर कहते किसे हैं, पहले इसको हम सब समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहेंगे दोस्तों, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करें, किसी और की सहायता से ना करें। अगर इसको हम समझेंगे, जैसे आपका एक अक्षर हो गया क, अगर क का हम उच्चारण करें क, अंत में अ बोल रहा है, मतलब इसमें हम आ की सहायता ले रहे हैं, इसलिए आपका यह स्वर नहीं है, क आपका स्वर नहीं हो। लेकिन एक अक्षर आता है अ, अगर हम सब आ की बात करें तो आ के उच्चारण में हम सब किसी का प्रयोग नहीं करें। आ किसी की सहायता से बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। मतलब ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता ना ली जाए, उसे हम स्वर के अंतर्गत रखेंगे। क आपका स्वतंत्र वर्ड नहीं है, क्योंकि क को बोलने के लिए हम आ का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे क लास्ट में अ बोल रहा है ना, मतलब उसमें किसी का सहयोग ले रहे हैं। जैसे प,
च, इस प्रकार से इसमें इन सब में जो है हम सब बोलने के लिए मतलब स्वतंत्र नहीं है, किसी के सहायता ले रहे हैं, आ की सहायता से लेकर हम इसे बोल रहे हैं, इसलिए आपका यह स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन आपका आ हो गया, आ, ई। अब बताइए ई के दोस्त, ई के अंतर्गत हम सब कोई शब्द का यूज कर रहे हैं? कोई अदर शब्द बताइए जिसकी सहायता से हम सब बोलते हो? नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र है। इसीलिए स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है, जैसे कि हमने सब ऊपर बताए थे। यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, आ ई उ रे ए ऐ ओ अंग है का स्वरूप दिखाई पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया अंग जो है नहीं होता है, यह किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका अयोग वाह के अंतर्गत आएगा। अब इसको हम आगे क्लियर कर देते हैं आपका। परंतु कुल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। लिखा जरूर जाता है यह, लेकिन इसको हम स्वर के श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसे हम अयोग वाह के अंतर्गत रखते हैं। आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वह यही 11 थे पूछे जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब यहाँ से हम जो स्वरों पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, इस पे हम सब समझते हैं। स्वर से जितने भी टॉपिक है दोस्तों, सभी टॉपिक को हम सब आज कवर करेंगे। पहले हम सब समझते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका हो गया हास्य स्वर। हास्य स्वर जो है आपका पहला हो गया, और दूसरा हो गया दोस्तों दीर्घ स्वर। अब तीसरा हो गया प्लिप्त स्वर। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद समझ लिए, जिसमें पहला आपका था हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इन स्वरों को समझेंगे कि कौन से स्वर आपके हास्य स्वर के अंतर्गत आएंगे, कौन से दीर्घ के अंतर्गत आएंगे और कौन से प्लिप्त के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले हम सब समझते हैं हास्य स्वर। हास्य स्वर किसे कहेंगे? अब जिस हर स्वर की अगर हम सब बात करें, जिन स्वरों का उच्चारण में कम बल लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका आ ई उ री वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको आपसे समझ लीजिए। हर्ष स्वर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपके आ ई उ री वर्ण आते हैं। अब इसमें करें कम बल लगता है, आप हर्ष स्वर के अंतर्गत उन सब वर्डों को लेंगे जिसे बोलने में हमको कम वर्ड लगे। और यहाँ पे स्वर की बात ले रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप व्यंजन में चले जाएं, का बोलें, चा बोलें, रा बोलें, इसमें भी तो कम वर्ड लग रहा है, वो उसमें उसकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पे अभी हम सब सिर्फ स्वरों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिनको बोलने में कम बल लगे। यहाँ पे कह रहे हैं अ, यहाँ पे एक अ लिखे हैं छोटा है, फिर अगर बड़ा जैसे आल बोलेंगे, आ बोलते हैं तो हमको ज़्यादा बल लगता है, तो ये इसलिए यह नहीं होगा। हर्ष स्वर के अंतर्गत वही आएगा जिसको बोलने में कम, मतलब कम, जिस स्वर को बोलने में कम बल लगे उसे हम हर्ष स्वर कहेंगे। जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, रे हो गया, ऐसे वर्ड आपके हर्ष स्वर कहलाएंगे। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। इसको हम सब क्या कहते हैं? मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम समझते हैं अगला दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? कह रहे हैं कि जिन उच्चारणों में ज़्यादा बल लगे या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। अब यहाँ पे नाम से ही आप समझ लीजिए दीर्घ बोल रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट हो जाए दीर्घ, बड़ा, मतलब जिस वर्ड को बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे, या फिर 2 मात्रा का समय लगे। जैसे आपका हो गया, जाहिर सी बात है आप आ बोलेंगे 2 मात्रा का समय लग रहा है, ई उ ए ऐ ओ औ और औ, है ना। यह सब शब्द आपके वर्ड दोस्तों दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। सिंपल से आप यही समझिए, जिसमें मात्राएं हों, जिसमें 2 मात्राएं हों वह सब आपका दीर्घ हो, या फिर जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा बल लगे। आगे हम सब समझते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहेंगे दोस्तों? कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम बल लगता है उसे हम प्लिप्त स्वर कहते हैं।
अब किस स्वर के उच्चारण में कम समय लगेगा उसको समझते हैं। जैसे आपका ओम, हे राम, यहाँ पे अधिक बल लगता है, कम नहीं अधिक। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे अधिक बल लगे, सबसे ज़्यादा बल लगे, उसे हम प्लुप्त स्वर कहेंगे। जैसे ओम, हे राम। अब देखिए, आप हे राम बोल रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है ना, अब बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द है तो बल भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे शब्द को हम सब प्लुप्त स्वर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हे राम, ओम, ऐसे प्रकार के शब्द आपके प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जिसको बोलने के लिए ज़्यादा बल लगे, अधिक बल लगे। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम सब समझते हैं मुख्य आधार पर स्वरों के भेद। जो आपके मुख्य आधार पर स्वरों के भेद होते हैं उनकी संख्या समझते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य के आधार पर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं स्वर, जो आपके मुख्य आधार पर बोले जाते हैं। अभी तो हम सब उच्चारण के आधार पर समझ लिए, अब यहाँ से हम सब समझेंगे मुख्य आधार पर जो आपके स्वर बोले जाते हैं। पहला आपका है समृद्ध स्वर। कह रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का स्वरूप कम खुलता है या फिर कम खुलता है, समृद्ध स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, यही वो वर्ण आते हैं। अब मुख्य आधार पर अगर हम सब बात करें तो इसमें करें जिससे बोलने में हमारा मुख का स्वरूप कम खुले, इसे हम समृद्ध स्वर कहेंगे। जैसे आप ई बोल रहे हैं, ई तो बोलेंगे, आपका मुख कहाँ कितना खुल रहा है, आप ट्राई करके बोलिए, देखिए। ई बोलेंगे तो आपका मुख ज़्यादा नहीं खुल रहा है। बड़ी बोलेंगे ई, ऊ और रे। अभी आप आ बोलिए तो आ बोलेंगे तो आपका मुख जो है ज़्यादा खुल रहा है, तो फिर इसीलिए आपका समृद्ध नहीं होगा। समृद्ध स्वर के अंतर्गत वही आएगा जिसको बोलने में आपका मुख कम खुले। आगे हम सब देखते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अब अर्ध समृद्ध स्वर की अगर हम सब बात करें, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख का स्वरूप कम से थोड़ा ज़्यादा खुलता हो, उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत ए, ओ वर्ण आते हैं। यहाँ पे करें दोस्तों कि कम से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं पूरा खुल जाए। अर्ध समृद्ध में कम से थोड़ा ज़्यादा खुले, जैसे आपका ए हो गया, ओ हो गया, यह आपका अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएगा। फिर हम सब दोस्तों समझते हैं विवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण मुख का स्वरूप सबसे ज़्यादा खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ वर्ड आता है दोस्तों। आपका ऐसा एक ही स्वर है जिससे हम बोलने में सबसे ज़्यादा आपका मुख खुलता है। जैसे आ, अभी आप आ बोलिए और ई बोलिए। आ बोलेंगे तो कितना मुख खुल रहा है और ई बोलेंगे तो कितना मुख खुल रहा है। इसलिए जो विवृत आप समझिए विवृत स्वर है, उसमें जो है मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। फिर अगला है दोस्तों अर्धविवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में मुख का स्वरूप ज़्यादा से कम खुलता हो उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत उसे कहेंगे दोस्तों जिस आपका विवृत सबसे ज़्यादा खुल रहा है उससे थोड़ा सा कम खुले। इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपका होगा आ हो गया, ए हो गया और औ हो गया। अब आप आ बोलिए और अब आ बोलिए, दोनों में बहुत अंतर हो जा रहा है। आ बोल रहे हैं तो आपका पूरा मुख खुल जा रहा है, लेकिन आ बोलेंगे तो आप धीरे से बोल सकते हैं, पूरा मुख नहीं खुलेगा। यहाँ पे हम सब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से अब हम सब जीव के आधार पे समझते हैं। जीव के आधार पे जो आपके स्वर के भेद होते हैं उसको समझते हैं। जीव के आधार पे दोस्तों आपके 3 भेद होते हैं। पहले को हम अग्रस्वर कहते हैं, जो आपके बोलने आगे से जीव के आगे से जो स्वर हम सब बोलते हैं उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अभी आप ट्राई करिए, ई बोलिए, बड़ी ए, रे, इसे आप जीव के आगे से बोलते हैं। लेकिन अभी आप मध्य स्वर उसे कहेंगे, जैसे आ हो गया, आप ई बोलिए, आ बोलिए, दोनों में देखिए आप जो आपका वर्ड निकल रहा है निकल कहाँ से रहा है। जैसे ई बोलेंगे तो आप मुख से आगे बोल रहे हैं, जीभ के पास से बोल रहे हैं, लेकिन आ बोलेंगे तो मध्य से, जीभ के मध्य से आवाज़ निकलती है आ की। फिर एक है तो होता है पश्च स्वर। अब अग्र मतलब आगे हो गया, मध्य मतलब बीच हो गया, पश्च मतलब जाहिर सी बात है कि पीछे की बात कर रहा है। पीछे जैसे आ हो गया, आ, उ, ओ, औ, यह आपका पश्च स्वर के अंतर्गत आता है।
अब फिर हम सब यहाँ पे ओठ के आधार पे भी समझ लेते हैं। ओठ के आधार पे जो आपके स्वर के भेद होते हैं, ओठ के आधार पे दोस्तों आपके स्वर के दो भेद होते हैं। एक होता है आवृतमुखी स्वर और एक होता है आपका वृत्तमुखी स्वर। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं आवृतमुखी स्वर किसे कहेंगे। कह रहे हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण कहने पर हमारे ओठ की आवृत्ताकार होती है उसे हम आवृत स्वर के अंतर्गत करेंगे। अब यहाँ पे ओठ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, ओठ के आधार पर स्वर के उच्चारण के भेद की चर्चा हो रही है, तो ओठ की आवृत्ताकार होती है, जैसे उसे हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका आ, ई, री, ए वर्ड आते हैं। यह वर्ड दोस्तों आपके आवृतमुखी स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वर वर्णों का उच्चारित करते समय ओठ की आवृत्ति वृत्ताकार हो, यहाँ पे आवृत्ताकार थी दोस्तों, यहाँ पे वृत्ताकार हो, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। जैसे ऊ, अभी आप ऊ बोलिए दोस्तों, देखिए आपका जो ओठ है किस तरीके से बन जा रहा है, वृत्ताकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऊ, ओ, औ, यह आपका वृत्ताकार बन जा रहा है, यहाँ आवृत्ताकार, मतलब वृत्ताकार नहीं बनेगा। जैसे आ, अभी आप बोल रहे हैं तो पूरा मुख खोल के बोल रहे हैं, इसमें कोई वृत्त नहीं बन रहा है, लेकिन ऊ बोलेंगे तो उसमें आपका मुख से वृत्त बनेगा। अब हम सब उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद समझे थे। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों समझते हैं कि कौन सा अक्षर आपका, कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है। जैसे आपका हो गया आ जो उच्चारित होता है दोस्तों, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारित होता है। अब आपका तालु से बात करें तो ई, अभी आप इसे ना प्रैक्टिस मतलब बोल के भी ट्राई कर सकते हैं। आप आ बोलिए, देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है। ई बोलिए, देखिए तालु से हो रहा है। फिर उसके बाद मूर्धा से जो होता है रे बोलिए तो मूर्धा से हो रहा है। फिर ओष्ठ, अब ऊ बोलिए, देखिए दोस्तों ऊ आपका बोलने में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। फिर कंठ तालु से ए हो गया दोस्तों, यह आपका कंठ तालु हो गया। कंठ ओष्ठ हो गया दोस्तों, ओ औ हो गया। यह जितने हम बता रहे हैं दोस्तों, जितने भी आपके स्वर, यह आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं। कंठ की बात आए तो अब बोलिए आ, देखिए आप कंठ से निकल रहा है। मतलब जितने भी यहाँ पे हैं दोस्तों, आप इसका तुरंत प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि हम उस वर्ड को बोल के ट्राई करें, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए हम सब आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर वर्णों के उच्चारण में दंत का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता। आप इसमें ध्यान दीजिए, दंत का प्रयोग, स्वर को उच्चारण में दंत का प्रयोग नहीं किया जाता। दंत का प्रयोग कोई स्वर ही नहीं है जिसका हम प्रयोग करके दंत द्वारा उसका प्रयोग करें कोई स्वर का। यहाँ पे हम सब अयोग वा समझते हैं। जो आपका हम शुरू में बताए थे, इसको हम समझेंगे। जो आपका 11 स्वर हैं उसमें जो आपका अंग आता है उस पर यहाँ पे हम सब चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अ को अयोग वा की संज्ञा दी गई है। इन्हें स्वर के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता। इसमें दोस्तों स्वतंत्र गति नहीं है। जो आपके अंग अ है, इसमें स्वतंत्र गति नहीं होने के कारण इन्हें हम स्वर की श्रेणी में नहीं रखे हैं। यहाँ पे एक और हम समझ लेते हैं, अनुस्वर तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पहले हम सब अनुस्वर समझते हैं। अनुस्वर कहेंगे किसे? जो वर्ड का उच्चारण केवल नासिक से हो तब वह अनुस्वर कहलाएगा। अनुस्वर कब कहलाएगा दोस्तों? जिस स्वर का उच्चारण केवल नासिक से हो। ऐसा समझ लीजिए, जिस स्वर का उच्चारण केवल नासिक से हो उसे हम अनुस्वर कहेंगे। जैसे अंग, अभी आप अंग बोल रहे हैं, अंग बोलें तो आपको जाहिर सी बात है, आप ट्राई करिए बोल के अंग अंग बोलेंगे तो यह नासिक पे जोर जा रहा है। कह रहे हैं कि अंग तथा प्रत्येक वर्ग,
जैसे का वर्ग टचा, अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हम सब स्वर समझ रहे हैं, लेकिन इसमें टॉपिक था तो उसको आप समझ लीजिए। करें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ता वर्ग प वर्ग का पंचम वर्ड जो आपका होता है अंग य ड़ न तथा म, जितने भी आपके वर्ग हैं क च ट त प, इस वर्ड के पंचम अक्षर जो होते हैं उसे हम अनुस्वर की श्रेणी में रखते हैं। अब अभी अंगा बोलिए, अंगा बोलेंगे जाहिर सी बात है नासिक पे जा रहा है जोर। इया बोलिए, अड़ा बोलिए, तो यह सब आपका अनुस्वर है। अभी हम इसको व्यंजन में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपका हो गया यहाँ पे चंचल, अंक, रंग, पंख। जब इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो इसमें दोस्तों इसमें नाक पे जोर जा रहा है, और जहाँ पे अंक का प्रयोग, ऐसे शब्द में यही आप ध्यान दीजिए अंक का प्रयोग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक का ही प्रयोग हो। लेकिन अगर कहीं पे ना हो रहा है, मा हो रहा है, या हो रहा है, तब भी वह आपका अनुस्वर कहलाएगा। फिर अनुनासिक को समझते हैं। कह रहे हैं कि जब वर्ड का उच्चारण नासिक तथा मुख दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाते हैं। कह रहे हैं नासिक तथा मुख दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाएगा। जैसे 5, अब आप 5 बोल के ट्राई करिए दोस्तों, देखिए आपका मुख का भी प्रयोग हो रहा है और नासिक का भी प्रयोग हो रहा है। कांच, आँख, ऐसे शब्द आपके अनुनासिक कहलाएंगे। यहाँ पे नासिक और अनुनासिक आपका अनुस्वर और अनुनासिक आपका क्लियर हो गया। जैसे कि हम सब शुरू में ही कहे थे कि इससे ही जुड़े हम सब लास्ट में कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपकी आज की क्लास और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम सब क्वेश्चन की अगर शुरुआत करें तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उसम व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि शुरू में हम आपको बताएं, उसम व्यंजन श, श, श है, या फिर त, थ, द, ध, या फिर ट, ठ, ड, ढ, या फिर च, छ, ज, झ। इसमें आपको उसम व्यंजन बताना होगा। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, श है। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड को क्या कहेंगे। जो दोस्तों स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। अर्थ कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, स्वर कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब स्वर आप उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। जैसे आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट है व्यंजन। व्यंजन जितने भी है दोस्तों सभी स्वरों की ही सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इसे हम व्यंजन कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है, वर्णमाला किसे कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन है पहला, 2 मालाओं को, वर्गों के विविध रूपों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या फिर उक्त सभी को कहेंगे आप। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्ण के व्यवस्थित समूह को हम सब दोस्तों क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठ है, ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है, मूर्धा है, तालु है। जैसे कि हम सब अभी जस्ट पहले चर्चा किए थे दोस्तों, कौन सा अक्षर आपका कंठ से है, कौन ओष्ठ से है, कौन दंत से है, कौन मूर्धा से है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो आपका ओ का उच्चारण स्थान है दोस्तों कंठ ओष्ठ से है, ओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। शब्द कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, स्वर कहेंगे, वर्ण अक्षर कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों शुरुआत ही इसी से किया गया था। वर्ण को हम सब सबसे छोटी इकाई कहते हैं, और यहाँ पे भी हम सब समास भी कर रहे हैं। इसमें आपका डी इज राइट आंसर है। चलिए अब इसी के साथ आज की क्लास हम सब यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम सब आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।